क्या? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सब आता है। कोई मुश्किल नहीं यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर कोई मुश्किल नहीं, इसी की वजह से हमने सर 60 सब्सक्राइबर हो गए। तुमने देख भी ली, ऑटोमेटिक हुआ है यार, सही है। दी टोरॉइड क्या? नहीं अभी नहीं चेक करना, अभी पढ़ाई करना है। वैसे ही टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बीत चुका है। द टोरॉइड, ठीक है ना। सोलिनॉइड हमने पढ़ लिया था। सोलिनॉइड के अंदर, सोलिनॉइड का अंदर मतलब समझ रहे हो ना, जो लपटा गया रहता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आया था, हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब यही सोलिनॉइड ही है एक तरीके का, बस इसको क्या करा गया है ना कि राउंड करके एक रिंग के फॉर्म में बना दिया गया है, ठीक है। तो ये एक हॉलो क्या लीनियर सिलेंड्रिकल, जैसे कि मान लो ये है, यही है सोलिनॉइड, ठीक है ना। ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तुम क्या कर दो, वायर को राउंड कर दो, रैप कर दो, तो ये सोलिनॉइड हो जाएगा। अब इसी को क्या करो तुम, मोड़ करके एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और इस पर वायर ऐसे रैप करा गया है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, टोरॉइड बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब बन चुका है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। वीडियो चालू हो चुकी है ना? जी सर, रेड हो रहा है सर। रेड हो रहा है, ठीक है। क्या डोनट क्या होता है सर? जिस ब्रेड में 2 मिनट इधर ध्यान दे लो तुम लोग, एक नंबर के गधे हो, ठीक है। तो ये हॉलो एक तरीके का हॉलो रिंग होता है। हॉलो रिंग का मतलब जैसे आपने लीनियर रिंग देखा है, ठीक है। अब सिलेंडर है, सिलेंडर हॉलो है, बस इसको आप क्या करो, मोड़ करके रिंग बना दो, तो ऐसे रिंग बना हुआ है। तो ये हॉलो एक रिंग है, और इस रिंग के ऊपर क्या करा गया है, वायर को रैप करा गया है। थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर कैसे रैप करा गया है। ये करंट आई ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है टोरॉइड, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब इसी टोरॉइड के लिए मान लीजिए आपके पास टोरॉइड है, आपने इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट कर दिया, तो किसी भी वायर में करंट के फ्लो की वजह से क्या होता है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वही मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट पोजीशंस पे। हम मान लेते हैं ये जो टोरॉइड है उसका सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। इस सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आप देख रहे हो, आपने कल पढ़ा था, अगर ये आपका एक लीनियर मतलब सिलेंडर है और इसके ऊपर हमने वायर को ऐसे रैप करा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी सिर्फ इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे चारों तरफ रहती है, लेकिन इसके जो हमारा सोलिनॉइड होता है उसके बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 के बराबर होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। जो हमारा मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलिनॉइड के अंदर होता है, और वो होता है म्यू नॉट एन आई। अगर हम आइडियल सोलिनॉइड की बात करें तो सभी जगह हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, सोलिनॉइड के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अब इसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है इस टोरॉइड के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि अगर हमारा पॉइंट इस टोरॉइड के अंदर हो तब हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। दूसरी कंडीशन, अगर हमारा पॉइंट टोरॉइड के बाहर हो तब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर हमारा पॉइंट इसके जस्ट बीच में हो, सोलिनॉइड जो रैप करा गया है वायर के बिल्कुल बीच में हो, तब हमारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये 3 चीज़ें मैं कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट S है, ठीक है। हमें इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट S पर। किसके द्वारा? इस टोरॉइड के द्वारा। हम मान लेते हैं ये जो टोरॉइड है ना, ये सर्कुलर रिंग है जो इसका रेडियस है R। तो ध्यान से समझना, कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैं इस टोरॉइड को ही थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में बनाता हूँ। क्या करता हूँ ना, मैं बीच से इसको काट देता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किधर से वायर अंदर की तरफ जा रहा है और किधर से वायर बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, ये वायर बाहर से ऐसे गया और अंदर से ऐसे आया, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ वायर हमारा बोर्ड के अंदर जा रहा है, इधर की तरफ देखो हमारा वायर कैसे गया। वायर को जैसे कि मान लो ये रिंग है तो ऐसे ही लपटा जाता है ना, तो यहाँ पर ये हमारा जो रिंग है इस पर वायर ऐसे गया,
ठीक है। तो ऐसे जाने के बाद ये अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर की तरफ आएगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर की तरफ आएगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर की तरफ आएगा। यानी जो हमारा करंट का फ्लो हो रहा है वो इधर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ, रिंग के अंदर की तरफ जा रहा है करंट हमारा, ठीक है। लेकिन बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है हमारा करंट। मेरी बात समझ में आ रही हो ना? ये यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है और फिर बाहर की तरफ ऐसे निकल कर आ रहा है वायर हमारा, ठीक है। तो जैसे वायर जाएगा वैसे ही करंट का भी फ्लो हो रहा है। तो मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा टोरॉइड वाला रिंग है। तो दरअसल ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कह सकते हैं। हमारा पॉइंट, हमारा सेंटर है यहाँ पर C, और इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ लिया है? एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ लिया है हमने, उसी का यूज़ करके यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी सेंटर को सेंटर मान करके एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप बना दिया। अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ का इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, आई इनक्लोज्ड। अब ये बताओ इस लूप के लिए आई इनक्लोज्ड कितना है? इस लूप के लिए आई इनक्लोज्ड कितना है? 0। देखो इस लूप के अंदर कोई करंट का फ्लो हो रहा है, कोई सा करंट नहीं है। तो यहाँ आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। ये समझ में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे हो रही है? यहाँ पर हमारा ये जो एम्पेरियन लूप है, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आएगा तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये रेडियस हम मान लें r1 है, अगर इस एम्पेरियन लूप का रेडियस r1 है तो इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr। तो अगर मैं इसको कंप्लीटली लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, b चूंकि हमारा हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, यानी कि 0। ये इधर जाकर के डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा 0 होने वाला है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला केस था। पहला केस क्या था, when r1 is smaller than r, या r लिखो सिर्फ, when r is smaller than r, इसका मतलब क्या है, पॉइंट is inside the ring। पॉइंट, अगर पॉइंट हमारा रिंग के अंदर है तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, when r is greater than r। r is greater than r का मतलब क्या है, हमारा पॉइंट बाहर है, यानी पॉइंट Q पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट is outside the ring। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। समझ में आ रहा है ना? यस सर। देखना यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर, मैं जैसे मान लूँ यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर पॉइंट हम Q मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे होकर के जाते हुए एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे, इसी को सेंटर मानते हुए। मान लो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो उसके लिए b हमारा कांस्टेंट होगा, तो b इंटू 2πr सेम आएगा, ये इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। बताओ कितना हो जाएगा, आई इनक्लोज्ड, आई सोच लो, आई इनक्लोज्ड कितना होगा, 0। देखो हमने ये लूप बनाया हो ना, देखो मैं बना भी देता हूँ, ये लूप है हमारा, ठीक है ना। इस लूप के लिए आई इंक्लोज्ड कितना होगा, आई इंक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, इस लूप के अंदर और बाहर जो हमारा करंट आएगा वही होता है ना टोटल करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना तुम लोग, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। मतलब जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर भी आ रहा है। मतलब अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है,
तो n बार जो करंट अंदर जाएगा वही n बार करंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये टोटल करंट कितना हो जाएगा, जितना करंट अंदर जाएगा इस लूप के लिए उतना ही करंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो टोटल करंट 0। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0। तो B इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, तो रिंग के अंदर और रिंग के बाहर दोनों पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा टोरॉइड के लिए। ठीक है। सर एक किंजा समझ में आ रहा है तुम्हें? मुंह ऐसे क्यों लटका हुआ रहता है तुम लोगों का? थोड़ा खुश नहीं रह सकते हो क्या? स्कूल जाना है? स्कूल जा करके आते हो तो मेरी क्लास में तुम्हें नींद लगने लगती है। अरे गलत बात है यार, मेरी क्लास में मत सोया करो यार। समझ में आ रहा है? तो समझ में आता है तो लोग खुश होते हैं, उदास नहीं होते हैं। When point S is inside the toroid, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, inside the toroid का मतलब क्या है, जो हमारा पॉइंट है ना इसके बीच में है। ठीक है ना, टोरॉइड के बीच में है। टोरॉइड क्या है, एक सर्कुलर ऐसा रिंग है, मतलब सर्कुलर रिंग है एक, ठीक है, और इसके बीच में जगह खाली है, ये हॉलो है। ठीक है ना, अब इस हॉलो के बीच में अगर कोई पॉइंट होगा जिसके अगल बगल क्या मतलब वायर को रैप करा गया है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर ये टोरॉइड है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट से होकर के जाने वाली एक क्या बना लेंगे, एम्पेरियन लूप बना लेंगे। तो देखो ये एम्पेरियन लूप कैसे बनेगा, क्या अब यही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, रिंग का रेडियस होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये हमारा अब आर हो जाएगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा, दरअसल ये जो टोरॉइड है ना, इसकी जो रेडियस होती है इसकी थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। थिकनेस इसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत पतली होती है। ठीक है, तो इस केस में हम स्मॉल आर और कैपिटल आर को सेम मान लेंगे। ठीक है, जब अंदर की तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर को सेम मान लेंगे, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हमने बड़ी करके दिखाया लेकिन इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली है, उसकी वजह से ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो हमारा कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी है तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। एक तरीके से हम क्या मान लेते हैं ना कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो अब जब इक्वेशन लिखेंगे व्हेन पॉइंट S इज इनसाइड द टोरॉइड, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ I इनक्लोज्ड कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा या अलग होगा, मतलब ये जो हमने एम्पेरियन लूप बना है उस हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई r। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl की वैल्यू 2 पाई r हो जाएगी, तो हमने लिख दिया 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ I इनक्लोज्ड कितना होगा, I इनक्लोज्ड कितना होगा, I होगा, सोच लिया, नहीं I नहीं होगा, I नहीं होगा। ये जो हमारा एक बार वायर से मतलब एक बार जो हमारा करंट बाहर आ रहा है ना, एक बार जो करंट हमारा बाहर आ रहा है, तुम लोग ध्यान से देखो, ये करंट आई गया ना अंदर, तो आई अंदर गया, फिर आई बाहर आया, फिर एक और बार आई अंदर गया, फिर आई बाहर आया, फिर एक और बार अंदर आई गया, फिर अंदर मतलब एक बार आई बाहर आया। मेरी बात समझो, ये बाहर वाले करंट से इसको कोई लेना देना नहीं है इस एम्पेरियन लूप, इस एम्पेरियन लूप के अंदर वाला करंट चाहिए। तो जितनी बार बाहर आया होगा ना उतनी बार आई से मल्टीप्लाई होगा, वो टोटल करंट निकलेगा। इसके अंदर का टोटल करंट चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर एक बार वायर जब हमारा एक टर्न्स बाहर आ रहा है ना, तो आई करंट तो बाहर आ रहा है, लेकिन फिर जो दूसरी बार आ रहा है ना तो 2 आई आ गया,
फिर तीसरी टर्न जो बाहर आएगी वो 3 आई हो जाएगा, फिर चौथी टर्न जो बाहर आएगी वो 4 आई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितनी बार वायर हमारा टर्न करा गया होगा, ठीक है ना, जितना टर्न्स होगा उतने टर्न से हमें क्या करना पड़ेगा, आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई। ये एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, यहाँ पर n है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये चूंकि हमारा क्या है, रिंग है। हमने एक और टर्म डिफाइन करा था जब सोलिनॉइड पढ़ रहे थे हम, फिर नींद आने लगी तुम लोगों को। यार मुझे दिक्कत हो रही है, तुम लोगों को नींद आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल एन के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। स्मॉल एन वो क्या होता था? कैपिटल एन डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। कैपिटल एन, देखो नंबर ऑफ एन हमने पढ़ा था क्या? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता था? टोटल टर्न डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। टोटल टर्न्स कितने हमने n मान रखा है, तो ये n हो गया। ये बताओ टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। आ रही बात समझ में ना? तो हमने चूंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर को सेम मान लिया है, तो ये स्मॉल आर लिखें कैपिटल आर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। हम स्मॉल आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिखा है, कोई मुश्किल नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा n/2 पाई आर। समझ में आया बात? तो मैं कैपिटल N को क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैपिटल N की जगह पे पुट कर दूंगा n इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाला है? म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी म्यू नॉट n इंटू आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, म्यू नॉट n इंटू, इसके अंदर भी म्यू नॉट n इंटू आई होता है। सोलिनॉइड के अंदर कितना आया था? म्यू नॉट n आई ही आया था। तो सोलिनॉइड के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोरॉइड के अंदर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर आइडियल सोलिनॉइड पड़ा था, रियल सोलिनॉइड पड़ा था, इसके केस में भी ऐसा होता है, आइडियल होता है और रियल भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आइडियल के लिए ही सारी चीज़ें डिफाइन करें हैं। तो आइडियल के लिए इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? भीग गए यार हम। तुम लोग गर्मी नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही? होनी चाहिए यार। आपको मुझको हो रही है तो तुम लोगों को भी होनी चाहिए ना। हाँ सर, हाँ थोड़ी देर का टाइम नाम लिख भी लेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, आप लोग पढ़ाई करो। चलो मैं बैठ जाता हूँ यार। ठीक है, ठीक है, लिखो तुम लोग। लिख लिए? नहीं सर, नहीं अभी सर आप इतना बुक यार मैं तुम लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, तुम पढ़ने से भागना चाहते हो। नहीं जा रहे हैं सर। आप गैप देने का पढ़ाएंगे ना, हम 1 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ लेंगे। क्या बात कर रहे हो? सही में सर। चलो आज के बाद से हम गैप दे करके पढ़ाएंगे। तो ये क्या आज ना ये जो खास अलग से चीज़ दे दीजिए कि कौन सा सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। एकदम से उस पर ठप्पा मारता है झूठा आदमी। सर बस 1 मिनट में प्रोप टर्न्स रह गए हैं। इसको तो मिटा देना, फिगर तो बना लिया होगा। हाँ सर, वो तो बना लिया है। एक ही कॉपी में सारे काम कर। This is what आज मैंने अनवर को मेहनत करते हुए देखा यार, खुश हो गया। सर मैं ऐसे ही करता हूँ, बस मेरा जब मूड खराब हो जाता है तो मैं
सही है यार, हर काम करना चाहिए, और जब कामयाबी मिलती है ना खुशी होती है। मैं क्या करके वहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। सर आप मुझसे वहाँ तक आए। क्या मैं सर हम फर्स्ट क्लास से यहाँ तक आए हैं। वो अलग बात है यार, ठीक है कोई बात हाँ सर, क्या। होती है सर, खुशी होती है जब बहुत मेहनत करो, किस्मत से करो। नहीं मैं सच में कह रही हूँ। मैं पानी पी कर मैं भी बहुत ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेती हूँ, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा भी अच्छा इसमें रिजल्ट आता फोन है। नहीं बुलाई है, बहुत बहुत ये मैं नहीं मना कर रहा हूँ। सर मेरे डिबेट में नहीं, मैं बोला था से पूछने में लिख रही थी। मतलब आज ही आया पढ़ ले पढ़ ले। सर मेरा डिबेट कंपटीशन हुआ था, अच्छा मैं फर्स्ट। फर्स्ट आई हो पूरे, मतलब सर 4 हाउस है ना, हर हाउस में से 2 स्टूडेंट्स थे, तो मैं और मेरी पार्टनर थी, तो हर हाउस को रिप्रेजेंट करना था, तो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन था पूरे स्कूल का 8 बच्चों से, तो हम दोनों फर्स्ट। वेरी गुड। सर मैं जोनल में जा रही थी डिबेट की। अच्छा करना चाहिए, सही है यार, जितना काम मिले सब करो। सर मैं वही करती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत पसंद है। मुझे भी नहीं, मुझे मतलब खेल नहीं पसंद है, और सब सारी चीज़ें कल्चरल और सोशल एक्टिविटी जो होती है ना पहले जाकर वो मुझे मतलब थोड़ा सा। यार पढ़ ले। या आपको 80 कैंसिल मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अगर मन नहीं करता लस्सी पी के हेडिंग, अरे यार हेडिंग दे लो। सर कह रहे हैं कि बच्चे बोर हो रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कीजिए कि मतलब बोर ना हो, नींद ना आए। अब हम जब करने लग रहे हैं तो बस बोले जा रहे हो तुम लोग, सर आप मतलब पढ़ बिल्कुल नहीं रहे हो। मजा आता है, बस कितने कीजिए गैप दे दीजिए 5-7 मिनट का। मिल गया तो 5-7 मिनट का गैप, 10 मिनट हो गया लग रहा है मुझे। सर आपको तो यार हमने पढ़ाई क्या है, 45 मिनट बीत चुके हमारे। इंटरैक्टिव होती है ना तो नींद नहीं आती। वही चीज़ है यार, देखो क्या है मेरे साथ, मैं मेहनत करना। इसके बारे में ट्राई करेंगे तो हमें नहीं पता क्या बोल रहे हैं। तो हम जो ठीक है, मैं अब हो गया ना, अब खुश हो ना, अब पढ़ा है। वैसे सर 2 मिनट रह रही है यार गधे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या है चीज़, हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। दरअसल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, फोर्स क्रिएट करती है। इसलिए तो मतलब जो भी फील्ड होते हैं ना वो फोर्स क्रिएट करते हैं, उनके फील्ड में किसी भी पार्टिकल को आने पर फोर्स क्रिएट करता है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते थे तो उस पर क्या लगता था, फोर्स लगता था, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखने पर क्या होगा, ठीक है। तो क्या है ना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा मूविंग चार्ज पे लगता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को स्टेशनरी रख दिया जाए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स में होता था, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर फोर्स तभी आएगा जब चार्ज हमारा मूवमेंट में होगा। तो ऐसे इसीलिए इसकी हेडिंग दी गई है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। जब चार्ज हमारा मूवमेंट में होगा तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें व्हेन ए चार्ज Q मूव्स विथ ए velocity v in a magnetic field b in a uniform magnetic field लिखना, in an uniform magnetic field b। जब एक चार्ज जिस पर इंटेंस मतलब चार्ज q है, जब एक पार्टिकल जिस पर चार्ज Q है उसको v वेलोसिटी से मूव कराया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने एक चार्ज को मतलब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है B और इस चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दी गई v, ठीक है। तब क्या होगा, तो जब इस चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी रहेगा तब तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मूव करने पर क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, तो
when a charged particle q moves with a velocity v in an uniform magnetic field, then it experience a magnetic force. तब वो क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब वो चार्ज पार्टिकल जब ऐसे चलेगा ना तो उस पर एक फोर्स लगेगी जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कि वेलोसिटी को चेंज करती है या उसके सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं, वो बात अलग है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स हमारा एफ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, v बोले तो पार्टिकल की वेलोसिटी, b बोले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो हम यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की भी बात कर रहे हैं हम, है ना, टोटल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी या फॉर्मूला होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अगर किसी मूविंग चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स इतना होगा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कि कैसे ये मूव करेगा, क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आ रहा है इसके एक्सप्रेशन में v क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी का मतलब क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड और v क्रॉस बी यहाँ पर जब दिखाई दे रहा है तो अगर सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये इसका मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स की मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दी, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, v क्रॉस बी। v क्रॉस बी का मतलब राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं हम तो तीसरा जो वेक्टर आता है उस वेक्टर को डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके उसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अपने हाथ के मतलब पंजे को मोड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो हमारे अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पार्टिकल पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ये होगा हमारे फोर्स का डायरेक्शन। नहीं आ रहा समझ में, आ गया समझ में? तो v क्रॉस b, v हमारा इस डायरेक्शन में है, b के डायरेक्शन में हमने क्या करा, अपने हाथ को ऐसे मोड़ा और मोड़ने पर जो अंगूठे का डायरेक्शन देगा वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन देगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस तरफ है, देखना यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन में है और फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यानी कि आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरी जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये चीज़ तो पता है ना, हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब आप लोगों ने वर्क डन पढ़ा होगा, वर्क डन पढ़ा है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं सिर्फ होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी कि अगर हमारा फोर्स वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा होता है तभी तो वर्क डन आता है। लेकिन यहां पर देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा क्या है, इधर की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन उसके अंदर की तरफ है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना उसका वर्क डन हमेशा ऑलवेज जीरो होता है। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। वेलोसिटी आगे जा रही है, आगे मूव कर रही है पार्टिकल, लेकिन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने वाली चीज ये है कि ये फोर्स करेगा क्या, फोर्स तो क्या वर्क डन जीरो दे रहा है, लेकिन इस फोर्स का काम क्या है, इस फोर्स का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। इस फोर्स का काम क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, पढ़ा ना सर्कुलर मोशन,
सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती थी, लेकिन ये पार्टिकल मुड़ जाता था इस तरफ। किसकी वजह से मुड़ता था? किसकी वजह से मुड़ता था? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता था। सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता था, दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r होता है तो ये आता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² डिवाइडेड बाई r, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या होती थी? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती थी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती थी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगा, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगा। ये क्या करेगा ना, बस इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हम ये देखेंगे कि जब वेलोसिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जब वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही हो, तो दो केस लेकर के इसकी स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए आप लोग, समझ में आया चीज़ें? ठीक है, इसके बारे में लिखो। प्रॉपर्टीज हेडिंग दे करके लिख सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, प्रॉपर्टीज लिखनी है क्या? हाँ प्रॉपर्टीज हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज कर सकते हो या नोट भी कर सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। Magnetic force is always perpendicular to magnetic field and velocity of the particle। दूसरा लिखना, magnetic force is velocity dependent। मैग्नेटिक फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। इस चीज का मतलब क्या समझ रहे हो? वेलोसिटी डिपेंडेंट का मतलब, वेलोसिटी डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब पार्टिकल में वेलोसिटी होगी तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगर पार्टिकल में वेलोसिटी नहीं होगी तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा लिखना, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, magnetic force does no work when the charged particle is displaced। magnetic force does no work, magnetic force कोई कार्य नहीं करता when the charge particle is displaced। वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस तो होगा ही ना। लेकिन उसके डिस्प्लेस होने के बावजूद, उसमें डिस्प्लेसमेंट आने के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी या उसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसका मतलब 0, तो यानी वर्क डन हमेशा 0 आता है। ठीक है, चौथा लिखिएगा, द मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज, द मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, द मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। It can only change the direction of velocity, it can only change the direction of velocity, it can only change the direction of velocity। यह वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर सकता। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब का स्पीड में कोई चेंज नहीं करता, ये बस वेलोसिटी के डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए इसका यूज आता है। अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज लिखो, इफ v इज पैरेलल टू b। अगली प्रॉपर्टी लिखो, if velocity is parallel to magnetic field, if velocity is parallel to magnetic field
if velocity is parallel to magnetic field, then the charge particle move along a straight line. Then the charge particle move along a straight line. Along a straight line. जैसे इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने कहा कि अगर हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, उस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल के डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन में चेंज कर देता है, लेकिन इसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब V इज पैरेलल टू B हो गया तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, और V क्रॉस B का मतलब क्या है, Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो जब हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 होता है। जब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो उसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये पार्टिकल जो हमारी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रही थी, वो इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन एक जैसे मूव करने लगेगी। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री हो। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन लिखो यार, मैं तुम लोगों की नींद भगाने के लिए क्या करूं, परेशान हो गया। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, charge particle of mass m has acceleration 2I cap minus xj cap. A charge particle of mass m has acceleration a is equal to 2I cap minus xj cap in a magnetic field B vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap. Find the value of x. अभी इसके पहले मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखाई, उसी प्रॉपर्टीज में इसका आंसर छुपा हुआ है। आप लोग सोचो, ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व उसको। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। यार आज हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार। सर बहुत कुछ पढ़ लिया, 4 पेज लिखवा दिया आपने। बहुत क्या बात कर रहे हो, 5 पेज लिखवा दिया। ऐसा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा यार। सर हो गया, बस 2 मिनट। करें नमराम, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। ये बताओ इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमें मैग्नेटिक फोर्स या ऐसा कुछ हमें कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक है। आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और इस पार्टिकल का मास भी दिया हुआ है m, ठीक है। तो अब क्या फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है कितना, 2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप, ये आपका फोर्स हो गया। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, दैट इज इक्वल टू इतना दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। आपसे मैंने एक चीज़ बताया, मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये लिखवाई थी ना सबसे पहली प्रॉपर्टी। तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस केस में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो बस इस वेक्टर का और इस वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, बी डॉट एफ, बी क्या है हमारा आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग कि एफ डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। तो f की वैल्यू कितनी है, m इंटू 2 आई कैप माइनस एक्स जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये 0 होना चाहिए। तो m तो वैसे ही इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 का जब 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस x इंटू माइनस 1, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 1 और k कैप इसमें है नहीं तो 0 का 2 में मल्टीप्लीकेशन 0 दैट इज इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया ये, x इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन x दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, बस यही कैलकुलेट करना था। तो यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद कल पढ़ते हैं, ठीक है। इसे बंद कर देना।